हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 8 हमारा चल रहा है। चैप्टर 8 का आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम देखेंगे एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक के कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुण होते हैं, एंटीबायोटिक के स्रोत कौन कौन से होते हैं, कहां कहां से हम एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक को प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की क्या क्या उपयोगिता होती है, यानी कहां कहां पे इसका इंपॉर्टेंस है, ये भी हम आपको आज की इस वीडियो में यहां पे पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। क्योंकि हमारा चैप्टर जो 8 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीवों की हम एक्चुअल में उपयोगिता पढ़ रहे हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए कितने लाभप्रद है, यानी कहां कहां पे हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अपने लिए लाभदायक पहलू खड़ा कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कोई भी सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगाई हो या कोई भी एक्टिनोमाइसिटीज वगैरह हो, आप देखेंगे सभी के सभी जो सूक्ष्म जीव हैं ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो हमारा सूक्ष्म जीवों का इंपॉर्टेंस है, सूक्ष्म जीवों का इंपॉर्टेंस जो है मेडिसिन के रूप में भी होता है, यानी कि औषधि या ड्रग्स बनाने में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। तो उसी में आज देखेंगे कि एंटीबायोटिक भी क्या है, एक औषधि है यानी दवाई है। तो एंटीबायोटिक के ऊपर आज की पूरी की पूरी वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक क्या होते हैं। इसके पहले भी हमने आपको चैप्टर 7 में बताया था कि एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी औषधि या दवाइयां जिनको कि हम सूक्ष्म जीवों से तैयार करते हैं। अब वो सूक्ष्म जीव या तो बैक्टीरिया हो सकते हैं, या तो वायरस भी हो सकते हैं, या तो कवक हो सकते हैं, या तो एक्टिनोमाइसिटीज हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के सूक्ष्म जीवों से बनने वाली कोई भी औषधियां जिनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में करते हैं, इन औषधियों को ही हम कहते हैं प्रतिजैविक औषधियां या प्रतिजैविक कहते हैं, या हम एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक का सीधा सा मतलब आपको बताना है कि कोई भी ऐसी औषधियां जिनको हम सूक्ष्म जीवों से तैयार करते हैं तथा जिनका उपयोग भी हम सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए करते हैं, ऐसी औषधियों को हम बोलते हैं प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक। तो आप देख भी सकते हैं कि प्रतिजैविक जो होते हैं, एक प्रकार से आप देखेंगे प्रतिजैविक जो होते हैं ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं, प्रतिजैविक जो होते हैं ये ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें हम सूक्ष्म जीवों से यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं तथा इनका उपयोग भी सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में करते हैं। मतलब एक प्रकार के जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक होते हैं ये कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी एक प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक की स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें कार्बन हाइड्रोजन की मात्रा अवश्य रूप से आपको दिखाई देगी, यानी एक प्रकार के ये कार्बनिक यौगिक भी होते हैं। तो कोई भी औषधियां जो है जिनका उपयोग करके हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, उन औषधियों को ही हम कहते हैं प्रतिजैविक। और प्रतिजैविकों को हम तैयार भी किससे करते हैं, तो प्रतिजैविकों के जो स्रोत होते हैं वो भी इंपोर्टेंट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं या फंगाई वगैरह होते हैं, यानी कुल मिलाकर के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, इन्हीं से हम प्रतिजैविक को तैयार करते हैं। और इनका उपयोग भी तरह तरह के प्रतिजैविकों का उपयोग भी हम कई अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं या कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए करते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में करते हैं। चलिए प्रतिजैविक की यदि हम बात करते हैं तो प्रतिजैविक शब्द का सबसे पहले प्रयोग यदि देखें तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया प्रतिजैविक शब्द का, तो सर्वप्रथम आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम आप देखेंगे प्रयोग किसका, प्रतिजैविक शब्द का। तो प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो आपको बता दें किसने किया था, सेलमैन वाक्समैन ने। किसने किया था, तो प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो यह किया था सन 1942 में। कब, सन 1942 में, यानी 1942 में सबसे पहले सेलमैन वाक्समैन। किसने किया था, सेलमैन वाक्समैन। सेलमैन वाक्समैन नामक एक साइंटिस्ट हैं, सेलमैन वाक्समैन। इन्होंने सबसे पहले प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक टर्म दिया। ठीक है, तो आपको पहली चीज तो ये पता होगा कि प्रतिजैविक शब्द दिया किसने, यानी प्रतिजैविक टर्म का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया, तो एंटीबायोटिक शब्द किसने दिया सबसे पहले, तो 1942 में सेलमैन वाक्समैन ने किया। अब बात करते हैं पहली प्रतिजैविक कौन सी थी, जो कि अक्सर आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले यदि सर्वप्रथम यानी कि पहली प्रतिजैविक यदि हम बात करते हैं, सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिजैविक कौन सी थी, तो ये काफी प्रचलित एंटीबायोटिक है जिसका कि आप लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर यूज करते होंगे। तो सर्वप्रथम जो प्रतिजैविक तैयार की गई, सर्वप्रथम प्रतिजैविक किसने तैयार किया, सर्वप्रथम बनने वाली जो प्रतिजैविक थी उसका नाम क्या था, पेनिसिलिन। क्या था उसका नाम, उसका नाम था पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन
हमने आपको क्या बताया था कि जो पेनिसिलिन होती है, ये जो पेनिसिलिन है, ये पेनिसिलिन जो है सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक है। और इस पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो आपको बता दें सन 1928 में किसने की थी इसकी खोज, सन 1928 में इसकी खोज सबसे पहले सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये चीजें आपको याद रखना है, दो इंपॉर्टेंट चीजें जो कि एंटीबायोटिक से सबसे पहले आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया प्रतिजैविक शब्द का, तो सेलमैन वाक्समैन ने किया 1942 में। और सर्वप्रथम प्रतिजैविक बनने वाली सबसे पहले प्रतिजैविक बनी कौन सी, तो उसका नाम है पेनिसिलिन। सबसे पहले बनने वाली प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। ये कब बनी, 1928 में। किसने बनाया सबसे पहले, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको नॉर्मली पता होना चाहिए एंटीबायोटिक की या प्रतिजैविक की। तो हमने देखा कि प्रतिजैविकों को हम सूक्ष्म जीवों से प्राप्त करते हैं, यानी ये एक प्रकार की ऐसी औषधियां होती है जिनका उपयोग हम सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए या सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को नष्ट करने के लिए करते हैं। ऐसी औषधियों को ही हम क्या कहते हैं, ऐसी औषधियों को ही हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधियां कहते हैं। प्रतिजैविक शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1942 में सेलमैन वाक्समैन ने किया। सर्वप्रथम बनने वाली प्रतिजैविक जो है पेनिसिलिन थी, इसकी खोज सबसे पहले सन 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। चलिए अब बात करते हैं हम किसकी, प्रतिजैविकों के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, यानी कौन कौन से इंपॉर्टेंट गुण होते हैं किसी भी एंटीबायोटिक के अंदर। एंटीबायोटिक के अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट गुण कौन सा होता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट गुण क्या है कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए। मतलब किसी स्पेशल प्रकार के सूक्ष्म जीव को नष्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रकार की एंटीबायोटिक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार की एंटीबायोटिक जो है सभी प्रकार के रोगाणुओं को नष्ट कर सकती है। एक प्रकार के एंटीबायोटिक जो हैं एक प्रकार के रोगाणु को ही नष्ट कर सकते हैं, ना कि सभी प्रकार के रोगाणुओं को। तो आप देखेंगे कि प्रतिजैविक को रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, मतलब किसी स्पेशल रोग के प्रति जो है उसको क्रियाशील होना चाहिए, किसी स्पेशल रोग का इसका इलाज संभव हो सके। मतलब प्रतिजैविक के अंदर ऐसे गुण होने चाहिए जिससे कि केवल वह एक ही रोग को अच्छे से खत्म कर सके पूरी तरह। इसके अलावा आप देखेंगे शरीर के उपयोगी एवं अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कुप्रभाव ना पड़े। मतलब अगर किसी व्यक्ति के अंदर हमने एंटीबायोटिक प्रवेश कराया है तो बाकी जो हमारे लिए लाभदायक सूक्ष्म जीव शरीर के अंदर उपस्थित हैं, उन लाभदायक सूक्ष्म जीवों पर एंटीबायोटिक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी केवल और केवल रोगाणुओं पर ही एंटीबायोटिक जाकर के काम करे, वो हमारे शरीर के अंदर उपस्थित बाकी लाभदायक जीवाणुओं को हमारे शरीर के अंदर जो कि हमारे लिए लाभदायक होते हैं उनको जाकर के नष्ट ना करे। यानी केवल और केवल रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए किसी भी एंटीबायोटिक के अंदर, ना कि हमारे शरीर में उपस्थित लाभदायक प्रकार के जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको नष्ट करने की क्षमता। तो केवल और केवल रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से शरीर में उपस्थित हमारे लाभदायक सूक्ष्म जीवों को नष्ट ना करे, ऐसी प्रतिजैविक के गुण होने चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसे रोगाणु के प्रतिरोधी प्रभेद को नष्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए। अगर रोगाणुओं के अंदर हानिकारक कोई भी ऐसा रोगाणु है जो कि शरीर में रोग उत्पन्न कर सकता है, तो उन रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता भी एंटीबायोटिक के अंदर होनी चाहिए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट गुण तो यही है कि रोगाणु के जितने भी हानिकारक प्रभाव हैं उससे बचने के लिए सभी के सभी इंपॉर्टेंट गुण जो है प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक के अंदर होने चाहिए। इसके बाद तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इसका पोषक पर कोई भी पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। पोषक का मतलब होता है होस्ट, मतलब जिस व्यक्ति के अंदर हम अप्लाई कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के अंदर हम एंटीबायोटिक का प्रयोग कर रहे हैं, उस व्यक्ति के अंदर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए एंटीबायोटिक का। एंटीबायोटिक को केवल इतना होना चाहिए कि वो जाकर के केवल रोगाणुओं को ही नष्ट करे, ना कि शरीर के बाकी अंगों पर अपना प्रभाव उत्पन्न करे। यानी केवल और केवल रोगाणुओं को नष्ट करने की क्षमता प्रतिजैविक के अंदर होनी चाहिए। प्रतिजैविक का शरीर पर किसी भी प्रकार से साइड इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यह इंपॉर्टेंट गुण है किसी भी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का। इसके बाद देखिए चौथा इंपॉर्टेंट का कि इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब भी होता है कि जो भी इंपॉर्टेंट प्रकार के शरीर में उत्पन्न रोग होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता। मतलब अगर कोई भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न कर रहा है तो जितने प्रकार के रोग उत्पन्न कर रहा है उन सभी प्रकारों से लड़ने की क्षमता जो है एंटीबायोटिक के अंदर
होनी चाहिए। ये एक एंटीबायोटिक के या प्रतिजैविक के इंपॉर्टेंट गुण होते हैं। तो एंटीबायोटिक के या प्रतिजैविक के 4 इंपॉर्टेंट गुण है जिनको कि आपको तैयार कर लेना है। आपके बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रतिजैविकों के इंपॉर्टेंट स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को हम कहां कहां से प्राप्त कर सकते हैं। देखिए एंटीबायोटिक के मेन तौर पे तो बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन स्पेशली जो आपको पढ़ना है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज क्या है? जीवाणु। सबसे पहली चीज क्या है? जीवाणु। मतलब जीवाणुओं से हम ज्यादा मात्रा में एंटीबायोटिक को तैयार करते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है जिसमें से हम प्रतिजैविकों को प्राप्त करते हैं? पहला सोर्स क्या है? जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है? देखिए कवक। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स क्या होता है? कवक यानी कि फंगाई। क्या होता है? कवक यानी कि फंगाई। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है होता है वो होता है एक्टिनोमाइसिटीज। क्या है? तीसरा जो है वो है एक्टिनोमाइसिटीज। तो एक्टिनोमाइसिटीज जो होता है ये भी एक प्रकार से कवक ही होता है। तो एक्टिनोमाइसिटीज जो है ये भी एक प्रकार का कवक है और इसमें से भी हम कई सारी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों को हम प्राप्त करते हैं। तो प्रतिजैविकों के जो मेन स्रोत होते हैं वो होते हैं जीवाणु, कवक और एक्टिनोमाइसिटीज। तो एक्टिनोमाइसिटीज से भी कई सारे हम अभी देखेंगे कौन कौन से एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं और किस एक्टिनोमाइसिटीज से हम कौन कौन से एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं ये भी हम देखेंगे। कवकों से कौन कौन से एंटीबायोटिक हम प्राप्त करते हैं और किस किस कवक से प्राप्त करते हैं ये भी हम आप लोगों को पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि कवक से प्राप्त प्रतिजैविक। कवकों से कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रतिजैविक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कवक से प्राप्त होने वाला जो मेन प्रतिजैविक है जो कि सबसे पहले खोजा गया था 1928 में, जिसको खोजा था सर एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और उसका नाम है पेनिसिलिन। तो पहला इंपॉर्टेंट जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन नामक जो हमारा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है इसको हम एक कवक से प्राप्त करते हैं और उस कवक का नाम क्या है? पेनिसिलियम नोटेटम। क्या नाम है उसका? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से हम प्राप्त करते हैं किसको? पेनिसिलिन प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक को। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट हमारा एंटीबायोटिक है वो है हमारा थर्मोफिलिन। तो थर्मोफिलिन जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट एंटीबायोटिक है जिसको कि हम कवक से प्राप्त करते हैं। किस कवक से प्राप्त करते हैं? तो इसका स्रोत क्या है? लेंजाइटिस थर्मोफिला। इसका स्रोत क्या है? लेंजाइटिस थर्मोफिला। देखिए थर्मोफिलिन से बन गए यहां पे थर्मोफिला और लेंजाइटिस आपको याद करना पड़ेगा। चलिए इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट जो कवक से प्राप्त प्रतिजैविक है वो है सिफेलोस्पोरिन। सिफेलोस्पोरिन जो एंटीबायोटिक होता है इसको हम प्राप्त करते हैं किसमें से? सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। इसको हम प्राप्त करते हैं सिफोलोस्पोनियम और एक्रीमोनियम नामक कवक से प्राप्त करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारे कवक से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविक हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम आपको केवल यहां पे करा रहे हैं। तो सिफेलोस्पोरिन जो होता है ये भी कवक से प्राप्त प्रतिजैविक है। इसको हम किस कवक से प्राप्त करते हैं? तो सिफेलोस्पोरियम एक्रीमोनियम नामक कवक से हम इसको प्राप्त करते हैं। इसके बाद जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त प्रतिजैविक जो कि ज्यादा मात्रा में यूज किए जाते हैं। सबसे ज्यादा मार्केट में आप देखेंगे कि एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त प्रतिजैविकों का ही यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इरिथ्रोमाइसिन। ये जो इरिथ्रोमाइसिन है इंपॉर्टेंट प्रकार का एंटीबायोटिक होता है, इसका ज्यादा मात्रा में यूज किया जाता है। इसको हम प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियस नामक एक्टिनोमाइसिटीज से। एक्टिनोमाइसिटीज बहुत सारे प्रकार के होते हैं तो उसमें सबसे पहला है एरिथ्रोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो हमारा एंटीबायोटिक है ये एंटीबायोटिक है और इसको हम प्राप्त करते हैं किस एक्टिनोमाइसिटीज से? तो स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रियस नामक एक्टिनोमाइसिटीज से हम प्राप्त करते हैं एरिथ्रोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक को। दूसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्या है? नियोमाइसिन। तो जो नियोमाइसिन हमारा एंटीबायोटिक है यह प्रतिजैविक है। इसको हम किसमें से प्राप्त करते हैं? इसको हम प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी। स्ट्रेप्टोमाइसिस जो फ्रेडी नामक हमारा एक्टिनोमाइसिटीज है इसमें से हम प्राप्त करते हैं नियोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक को। तीसरा इंपॉर्टेंट है टेरामाइसिन। बहुत ज्यादा मात्रा में यूज होने वाला इंपॉर्टेंट प्रकार का हमारा एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक होता है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन की यदि हम बात करते हैं तो इसको हम प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस से। किसमें से प्राप्त करते हैं? स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस नामक एक्टिनोमाइसिटीज से हम इसको क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं।
इसके बाद एक आखिरी है, आपको देखना है यहाँ पे स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को हम प्राप्त करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस नामक एक्टिनोमाइसिटिस से। तो ये चारों के चारों इंपोर्टेंट एक्टिनोमाइसिटिस से प्राप्त एंटीबायोटिक हैं, और ये हमने नाम लिख रखे हैं कि किस किस एक्टिनोमाइसिटिस से कौन कौन से एंटीबायोटिक जो है प्राप्त किए जाते हैं। तो ये पूरे के पूरे आपके सोर्स हैं, यानी कि स्रोत हैं। तो ये आपके पूरे के पूरे सोर्स हैं, यानी कि स्रोत हैं, इन्हीं से हम प्राप्त करते हैं एक्टिनोमाइसिटिस जो हो गए, और हमारे कवक हो गए। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया से होने वाले भी हैं, जिनसे कि हम कई सारे प्रतिजैविकों को प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रतिजैविकों का कुल मिलाकर के यदि हम बात करें कि प्रतिजैविकों के स्रोत कौन होते हैं, तो सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीवों से ही हम एंटीबायोटिक या प्रतिजैविकों को प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, इसके बाद हमारा आखिरी जो टॉपिक है आज का, उसमें हम देखेंगे प्रतिजैविकों की उपयोगिता, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कहां कहां पे एंटीबायोटिक का यूज है, एंटीबायोटिक की कहां कहां पे उपयोगिता है, और कहां कहां पे एंटीबायोटिक के उपयोग से हम बच सकते हैं। तो कई सारे एंटीबायोटिक से उपयोगिता है, जिनको हम आपको पूरा का पूरा यहां पे कवर कराएंगे। इसके पहले हम आप लोगों को बता दें कि यदि आप लोग बायोलॉजी का या कि फिजिक्स केमिस्ट्री का किसी विषय का हैंड रिटन नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो उसकी फीस जो है मात्र 100 रुपए है। आपको उसके लिए केवल कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49 पर। आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना पड़ेगा 96 85 29 91 49 पर। आपको हैंड रिटन नोट्स जो है व्हाट्सएप के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो सुंदर सी नोट्स अगर आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मात्र 100 रुपए चार्जेस हैं, और आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना पड़ेगा। चलिए, अब बात करते हैं प्रतिजैविकों की उपयोगिता की। तो देखिए, जो प्रतिजैविक होते हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है प्रतिजैविकों का, कि जो मनुष्य होते हैं या इसके अलावा कोई भी जंतु है, इनमें अनेक रोगों के इलाज हेतु प्रतिजैविक पदार्थ की आवश्यकता होती है। और इन प्रतिजैविक पदार्थों को या प्रतिजैविकों को, एंटीबायोटिक को हम किसके किसके फॉर्म में ले सकते हैं, या तो हम गोली के माध्यम से ले सकते हैं, टेबलेट के माध्यम से ले सकते हैं, या इसको हम इंजेक्शन के माध्यम से भी एंटीबायोटिक को शरीर में हम अपने प्रवेश करवा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कुछ कैप्सूल के रूप में भी एंटीबायोटिक की गोलियां आती है, जिनका ज्यादा मात्रा में मानव जो है यूज करता है। तो मानव में ऐसे कई सारे रोग हैं, और जंतुओं में भी ऐसे कई सारे रोग हैं जिनके लिए एंटीबायोटिक जो है शरीर में आवश्यक होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर जाते हैं और हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाते हैं। आप लोग भी देखे होंगे, अक्सर डॉक्टर लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा कमजोरी हो जाती है, तो उसको साथ में, जैसे बुखार ही किसी व्यक्ति को चढ़ गया, तो अब उसको कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि डॉक्टर जो है कहता है कि साथ ही साथ आप लोग एंटीबायोटिक चलाइए। एंटीबायोटिक कहते हैं, एंटीबायोटिक होता है। तो एंटीबायोटिक का मतलब यह है कि एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाकर के इम्यून सिस्टम को, यानी प्रतिरक्षा तंत्र को, रोगों से लड़ने की क्षमता को विकसित करता है और हमको मजबूत बनाता है। तो कुल मिलाकर के एंटीबायोटिक की अगर जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर कमी है, उसके अंदर रोगों से लड़ने की भी कमी होती है। मतलब जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम कमजोर है, उसको स्पेशली एंटीबायोटिक जो है बाहर से भी दिया जाता है, ताकि बाहर से जो एंटीबायोटिक दिया जाए उसके थ्रू वो व्यक्ति मजबूत हो सके, उसके अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए और वो व्यक्ति रोगों से लड़ने में सक्षम हो पाए। इसीलिए बाहर से भी बहुत सारे व्यक्तियों को एंटीबायोटिक दिया जाता है। जब उनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है, जल्दी जल्दी किसी व्यक्ति को रोग आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को एंटीबायोटिक बाहर से भी ज्यादा मात्रा में दिया जाता है। तो कई सारे मनुष्यों और जंतुओं में रोग होते हैं, जिनसे बचने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। एंटीबायोटिक को हम गोली के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, और हम इंजेक्शन के फॉर्म में अपने शरीर के अंदर प्रवेश करा सकते हैं, और जिसके थ्रू हमारे शरीर के अंदर इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा और कई रोगों से हमारी रक्षा भी हो सकती है। चलिए, इसके अलावा आप देखेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट उपयोगिता क्या है कि अनेक पौधों में बहुत सारे रोग उत्पन्न होते हैं। जैसे एक रोग आप लोग सुने होंगे, आस्था रोग। आस्था रोग का मतलब है कि आप लोग देखे होंगे पत्तियां जो है कई बार पीली पड़ने लग जाती है, पत्तियों में गलन उत्पन्न हो जाता है ना, पत्तियां समय से पहले झड़ने लग जाती हैं। तो ये आस्था रोग होता है एक प्रकार का, उसके लक्षण होते हैं। तो पत्तियों में आस्था रोग होता है। इसके अलावा लीफ स्पॉट रोग होता है। लीफ स्पॉट रोग आप देखे होंगे कि पत्ती में ऐसे धब्बे बन जाते हैं। जैसे आप लोग नींबू में देखे होंगे सिट्रस कैंकर रोग होता है, तो सिट्रस कैंकर रोग में नींबू में क्या हो जाता है, जगह जगह स्पॉट बन जाते हैं, काले काले धब्बे बन जाते हैं। उसी प्रकार से बाकी पत्तियों में भी लीफ स्पॉट रोग होता है। और लीफ स्पॉट रोग में क्या हो जाता है, पत्तियों में जगह जगह स्पॉट बन जाते हैं, धब्बे बन जाते हैं, और पत्तियां जो है कई
कई मात्रा में आप देखे होंगे गलने भी लग जाती है। तो पत्तियों में कई सारे रोग होते हैं, जैसे आस्था रोग हो गया, लीफ स्पॉट रोग हो गया आदि, ऐसे कई सारे रोग हैं जिनका इलाज हम एंटीबायोटिक के द्वारा कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक का जो कुल मिलाकर के यूज होता है कई प्रकार के पौधों में होने वाले रोगों में भी किया जाता है, जैसे कि आस्था रोग और लीफ स्पॉट रोग। तीसरा इंपॉर्टेंट इसका देखिए उपयोगिता क्या है कि किण्वन में किसी अन्य सूक्ष्म जीवों से पोषक माध्यम को संदूषित होने से बचाने के लिए भी प्रतिजैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। कोई भी भोज्य पदार्थ अगर संदूषित हो रहा है तो उसको बचाने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक का यूज कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो पदार्थ जो है किसके माध्यम से बना होना चाहिए, किण्वन के थ्रू बना होना चाहिए। किण्वन के थ्रू हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके अगर कोई पदार्थ बनाते हैं तो उसको ज्यादा मात्रा तक, ज्यादा समय तक संदूषित से बचाने के लिए हम एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। किण्वन का मतलब होता है कि कोई भी बड़े अणु को सरल सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया ही एक प्रकार की किण्वन कहलाती है। आप अगर नॉर्मल शब्दों में आप लोग समझें तो उसका किण्वन का मतलब यही होता है कि कई सारे बड़े अणुओं का छोटे छोटे अणुओं में टूटना या छोटे छोटे अणुओं में उनका पाचन हो जाना ही किण्वन कहलाता है। तो किण्वन के द्वारा सूक्ष्म जीवों की सहायता से अगर कोई पदार्थ बना है तो वो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बना जो पदार्थ है उसको लंबे समय तक हम संरक्षित रह सकते हैं, वो संक्रमित ना हो, इसके लिए हमको एंटीबायोटिक की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट यूज और आपको याद रखना है कि जंतुओं में आप देखेंगे कि जंतुओं के शरीर में अगर कोई भाग कट गया है, जंतुओं का कोई भी शरीर मान लीजिए काटा गया है, तो काटे गए भाग में जो खाने योग्य भाग होता है, जो फ्लैशी भाग होता है, स्पेशली जंतुओं का जो ऐसा भाग काटा गया हो जो कि खाने योग्य भाग होता है, उसमें आप देखेंगे कि जो खाने योग्य भाग है उसका जो मांस होता है, उस मांस को परिरक्षित करने के लिए, मतलब लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए हम टेरामाइसिन जैसी, टेरामाइसिन हो गया, आरियोमाइसिन हो गया, इन प्रतिजैविकों का यूज करते हैं। तो मतलब प्रतिजैविक की जो यूजता है, प्रतिजैविक के जो उपयोग हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा में। हमने तो आपको यहाँ पे केवल 4 इंपोर्टेंट उपयोग बताए हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा तो केवल आपको 2 से 3 इंपोर्टेंट उपयोगिता ही लिखनी है। बहुत ज्यादा आपको डीप में नहीं जाना है, क्योंकि ये इस चैप्टर से आप देखेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों को कवर कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने आपको पूरा का पूरा प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कवर करा दिया है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।